नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। आज के इस विषय में हम जानेंगे कि ग्रह उच्च का एवं नीच का क्यों होता है। कल तक हमारी बातचीत ग्रहों के अंश को लेकर हुई थी, यानी कि हमने जाना था कि ग्रहों का बलाबल किस प्रकार देखा जाता है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं कि ग्रह उच्च का और नीच का क्यों होता है। यह विषय देख के आपको लग रहा होगा कि मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है एवं कितने अंश तक उच्च का होता है। इसी प्रकार आपको यह भी दिखाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है एवं कितने अंश तक वह नीच का रहता है। कोई भी ग्रह किस राशि में उच्च का या किस राशि में नीच का हो रहा है यह तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और कितने अंश तक वह ग्रह उच्च का हो रहा है और उतने ही अंश तक क्यों हो रहा है इसका कारण भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि कोई भी ग्रह सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में उच्च का नहीं होता। मतलब कि कोई भी ग्रह सूर्य के घर में उच्च का नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राजा के घर में कोई भी जाके उच्चत्व हासिल नहीं कर सकता। इसी प्रकार राजा के घर में कोई भी जाके अपनी उच्चता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। सेम इसी तरह राजा के घर जाकर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, इसीलिए सिंह राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। स्क्रीन पर देखिए और ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और 10 अंश तक। इसी प्रकार सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और वह भी 10 अंश तक। अब हम बताते हैं कि सूर्य मेष राशि में क्यों उच्च के होते हैं और क्यों 10 अंश तक ही होते हैं। आज इस क्यों का जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले जानिए कि जब सूर्य को उच्च होने की बारी आई तो सूर्य कहाँ उच्च हो सकते थे। अब सूर्य दास के घर यानी कि शनि के घर उच्च के तो हो नहीं सकते, तो कहाँ हो सकते थे वो। सूर्य केवल पराक्रम के घर में उच्च हो सकते थे, यानी कि मंगल के घर में, यानी मेष राशि में वह उच्च के हो सकते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल है पराक्रम, तो सूर्य यानी राजा उच्च कहाँ होगा? पराक्रम में। इसी प्रकार आप अपने जीवन में देखिए, अगर आपको राजा बनना है यानी कि सफल होना है, और आप सफल कहाँ होंगे? पराक्रम में। इसीलिए सूर्य ग्रह मंगल की राशि यानी कि मेष राशि में जाकर उच्च के होते हैं। अब इसी को अपने जीवन पर अगर घटाएं कि अगर हम असफल कहाँ होंगे, अगर हम यह देखें कि हम असफल कहाँ होंगे, तो विलासिता में। शुक्र क्या है? विलासिता। यानी आप जब पराक्रम में जाते हैं तो सफल होते हैं और विलासिता में जाते हैं तो असफल होते हैं। इसीलिए सूर्य तुला राशि में यानी कि शुक्र के घर में जाकर नीच के होते हैं। फिर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि 10 अंश तक ही क्यों सूर्य उच्च के होते हैं एवं 10 अंश तक ही सूर्य क्यों नीच के होते हैं। इसका कारण है पराक्रम के घर जाके मंगल को यानी सेनापति को आदेश देते हैं राजा कि लड़ो, बस, और राजा का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे का जो काम है वो तो सेनापति का हो गया, इसीलिए 10 अंश तक में ही राजा का काम खत्म हो जाता है। और नीच होने की बात आती है तो जैसे ही वो विलासिता में जाते हैं 5 अंश तक तो वह कमज़ोर ही रहते हैं, और जैसे ही थोड़ी उनकी बुद्धि जागृत होती है कि अरे ये मैं कहाँ आके फंस गया, और वह 10 अंश पर बाहर निकल आते हैं। अब बारी आती है चंद्रमा की। वह 3 अंश तक ही क्यों उच्च का और 3 अंश तक ही क्यों नीच का होता है, यह जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है। तो चंद्रमा उच्च का होता है शुक्र के घर में। तो शुक्र कौन? शुक्र यानी स्त्री, शुक्र यानी कि हमारी पत्नी। और चंद्रमा कौन? चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि माँ। अब ज़रा इसे अपने जीवन पर घटाएं। जब हमारी पत्नी के घर यानी शुक्र के घर
चंद्रमा आता है यानी कि हमारी माँ आती है, जब हमारी पत्नी के घर हमारी माँ आती है तो वो अपना वर्चस्व दिखाने का काम करती है, लेकिन कितने अंश तक? सिर्फ 3 अंश तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद वह जान जाती है कि यह मेरे बहू और बेटे ही तो हैं। इसी प्रकार बहन का देखते हैं, अगर बहन आती है, अपना वर्चस्व दिखाने का काम करती है, लेकिन सिर्फ 3 अंश तक, क्योंकि उसके बाद वो भी जान जाती है कि मेरे भाई और मेरे भाभी का ही तो घर है। उसके बाद वो अपना उच्चत्व छोड़कर सामान्य हो जाती है। अब नीच की बात आती है, तो नीच कहाँ होता है चंद्रमा? वृश्चिक राशि में। क्यों? क्योंकि वह मंगल का घर है, यानी कि पराक्रम का घर है। जैसे ही आपकी माँ या आपकी बहन आपके घर में आएगी और आते ही उसको पता चलेगा कि यहाँ आकर उसको फिर काम करना है, तो वह उदास हो जाएगी। इसलिए वृश्चिक में नीच और 3 अंश तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद वह समझ जाएगी कि मेरा ही घर तो है और काम करना कोई बुरी बात नहीं। ऋषियों ने स्त्री को सदैव ऊपर रखा, मात्र 3 अंश तक ही उन्हें कमज़ोर बताया, उसके बाद उन्हें सदैव ऊपर बताया। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों की राशि यानी कि चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, उनका चंद्रमा तो नीच का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है और चंद्रमा 3 अंश के ऊपर है, तो उनका चंद्रमा नीच का नहीं कहलाएगा। चंद्रमा के बाद बारी आती है मंगल की। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक क्यों उच्च का होगा? तो मकर राशि यानी शनि की राशि, इसलिए इसके लिए पहले शनि को समझना होगा। शनि कौन है? शनि दास है, और दास के ऊपर जैसे ही पराक्रम का बल आएगा वह अंत तक काम कराएगा दास से। अगर उदाहरण के लिए समझें तो राष्ट्रपति जब तक आदेश नहीं देंगे, उनका सेक्रेटरी काम कराने वाले के ऊपर चढ़ा रहेगा। इसी प्रकार मंगल नीच के कहाँ होंगे? स्त्री के घर में जाकर, यानी पराक्रम माँ के पास जाकर अपने पराक्रम को भूल जाएगा 28 अंश तक, यानी अंत तक। जब तक माँ की गोद में रहेगा तब तक अपना पराक्रम भूल जाएगा, वह माँ के पास आकर अपना पराक्रम छोड़ देगा। इसीलिए मंगल को ऋषियों ने कहा कि वह कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में 28 अंश तक नीच के होते हैं। मंगल के बाद बारी आती है बुध की। बुध का देखें तो कन्या राशि यानी कि अपने ही घर में उच्च का होता है। क्यों? उसे दूसरा घर प्राप्त क्यों नहीं, और 15 अंश तक ही क्यों उच्च का होता है? इसके लिए पहले बुध के स्वभाव को जानना होगा। बुध है कौन? बुध है नपुंसक, बुध है कुमार। अब ज़रा गौर से विचार करिए कि एक बच्चा जब अपने घर में होता है तो जो मनमानी उसके मन में आए वह करता है, वही अपने घर का राजा होता है। जो मन में आए वह बदमाशी कर सकता है, इसलिए वह अपने घर में उच्च का होता है। अगर बुध अपने ही घर में उच्च का नहीं होता तो वह कहाँ जाता? पराक्रम के पास जा नहीं सकता था, इसलिए मंगल के पास वो गया नहीं। राजा के पास तो जा नहीं सकता था, क्योंकि राजा के घर जाता तो अपनी मनमानी तो वह कर नहीं पाता। शुक्र के घर जाता तो विलासिता में भी वह क्या करता, क्योंकि है तो वह नपुंसक, बालक है, कुमार है, इसीलिए वह अपने ही घर में उच्च का होता है। और 15 अंश तक ही क्यों? क्योंकि 15 अंश के बाद उसको समझ आएगा कि यह सब गलत है। वो 15 अंश के बाद बली हो जाएगा और अपना उच्चत्व छोड़ देगा। अब इसके बाद आइए कि बुध नीच का कहाँ होता है? तो मीन राशि यानी कि गुरु के घर में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक स्कूल जाकर यानी गुरु के पास जाकर उदास हो जाता है कि कहीं कुछ पूछ ना दे, इसलिए वो भागता फिरेगा गुरु से। और कब तक? सिर्फ 15 अंश तक। क्यों? क्योंकि 15 अंश के बाद कुमार बड़ा हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, यानी कि बली हो जाएगा और अपना नीचत्व छोड़ देगा। बुध के बाद बारी आती है गुरु की। गुरु कर्क राशि में या 5 अंश तक उच्च के होते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि गुरु कर्क राशि यानी कि चंद्रमा के घर में ही उच्च के क्यों होते हैं। अब चंद्रमा है मन और गुरु है ज्ञान। मन के रथ पर ही ज्ञान सवार हो सकता है, इसीलिए गुरु चंद्रमा के घर में जाने से यानी कि कर्क राशि में उच्च के होते हैं। अब गुरु मकर राशि में यानी शनि के घर में नीच का होता है। अब ज्ञान को दास के घर भेज दिया जाए तो वह क्या ज्ञान लगाएगा? तो वहाँ भी 5 अंश तक नीच का रहता है, उसके बाद वह बली हो जाता है। गुरु के बाद बारी आती है शुक्र की। शुक्र मीन राशि में उच्च का क्यों होता है?
यानी कि गुरु के घर में और 27 अंश तक क्यों उच्च का होता है। अब शुक्र है विलासिता और गुरु है ज्ञान, और सदैव विलासिता ज्ञान में जाकर चमक जाती है। विलासिता की शक्ति ज्ञान में जाकर और बढ़ जाती है, इसलिए वह आखिर तक यानी कि 27 अंश तक उच्च का रहता है। और विलासिता जब कन्या राशि यानी कि बुध के घर में आती है तो नीच का हो जाता है और अंत तक नीच का रहता है, क्योंकि बुध कुमार है, बच्चा है, उसके सामने कोई भी कितना भी श्रृंगार करके या सज धज के जाए उस श्रृंगार का क्या महत्व रह जाएगा। इसीलिए वह आखिर तक वहाँ नीच का बना रहता है। शुक्र के बाद बारी आती है शनि की। शनि तुला राशि में 20 अंश तक उच्च के होते हैं, यानी कि शुक्र के घर में यानी विलासिता के घर में। अब ज़रा इसे समझिए। शनि है दास, और दास को जैसे ही विलासिता मिलेगी यानी कि सेठ की जैसे ही नज़र हटेगी तो एक बार दास यह ज़रूर सोचेगा कि मखमली गद्दे पर सोकर देखा जाए। शनि को जैसे ही मौका मिला और विलासिता पर उतरा एवं 20 अंश तक उसने आनंद लिया, लेकिन शनि है न्यायाधीश, तो 20 अंश के बाद दास की आंखें खुल जाती हैं और इसके बाद वह अपना उच्चत्व छोड़ देते हैं। जब शनि यानी कि दास मेष राशि में यानी कि मंगल की राशि मतलब पराक्रम की राशि में जाकर नीच का होता है, इसका कारण साफ है कि दास पराक्रम के घर में जाकर दुखी हो जा रहा है कि कितना कर्म कराओगे। जैसे ही दास पराक्रम यानी मंगल के घर में जाएगा तो मंगल कहेगा कि काम तो करना ही करना है, पराक्रम करना ही होगा, तो मंगल के घर जाकर वह अपने आप को हीन महसूस करेगा। और 20 अंश तक ही क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम है, वह मजबूर कर देगा दास को काम करने के लिए। और जैसे ही शनि 20 अंश को पार करेंगे तो वह समझदार हो जाएंगे यानी कि बली हो जाएंगे और काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह था ग्रहों का वह रहस्य जो आप सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी था। अब आपको यह समझने में आसानी होगी कि किस लग्न में कौन सा ग्रह कारक और कौन सा ग्रह अकारक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।